मैं चुनावी आंकड़े देख रहा था, 2014 में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, अब 10 की बजाय 10 में से 9 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। यानी अभी भी 2014 के परफॉर्मेंस पर भी नहीं लौट पा रही है कांग्रेस। तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम बातों, तमाम कैंपेन्स के बावजूद और किसान आंदोलन को लेकर जितना सक्रियता से वहां पर भूपेंद्र हुड्डा हो या बाकी लोग हो कांग्रेस के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इसीलिए रोहतक की सीट इसीलिए उनके पास आ पा रही है, वरना तो आप मान कर चलिए वहाँ खाता भी नहीं खुलने वाला था। और दूसरी बात है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में 2013 में जो रेवाड़ी से जो प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों पूर्व सैनिक सम्मेलन किया था, वहीं से पूरा चुनाव उनका उठा था। तो वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर ठीक है, जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो मार्शल कम्युनिटी है उसमें मोदी का एक अपना वो क्रेज डाल, लेकिन जाट नाराज थे, जेजेपी को साथ में इसलिए लाना पड़ा। और पिछले चुनाव में बड़ी टैक्टिकल वोटिंग हुई थी खट्टर के खिलाफ। और जो खट्टर की बात जो अभी शरद जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पे खट्टर वहां पर गैर जाट चेहरा था, लेकिन गैर जाटों में भी खासतौर से अहिरवाल में भी उनके चेहरे पर नाराजगी थी। और वहां पर 16 विधानसभा सीटें आती तो महेंद्रगढ़ और इधर भिवानी तक का उसका गुड़गांव तक लंबा असर होता। तो इसलिए परिवर्तन करना जरूरी था और इसीलिए किया बेगा। ओबीसी उनके साथ है, ओबीसी चेहरा इसीलिए वो लेकर परिवर्तन था या सियासी खेला था, एक खेला हिमाचल में भी हुआ, उसके भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और मैं आऊंगी आपके पास और अब ज़ी न्यूज़ और तो देखिए, जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक चंडीगढ़ की एक सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन के हाथ खाली रह सकते हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें, हालांकि चंडीगढ़ में जिस तरीके की जो मेयर वोटिंग हुई थी उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा था। लेकिन फिलहाल किसी तरीके का लोकसभा चुनाव के अंदर लाभ नहीं हो रहा है। और वहीं जैसे हम बात कर रहे थे सियासी खेल की भी, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जी न्यूज और मेट्राइज का सर्वे ये कहता है कि एनडीए को 4 में से 3 सीटें हासिल हो सकती हैं और इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर 2019 की तस्वीर से मैं इसको कंपेयर करूं तो 1 सीट का नुकसान हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है एनडीए गठबंधन को। और इस 1 सीट के नुकसान की मनोज जी क्या वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो हर जगह देख रही हूं कि हर जगह बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में 1 सीट भी हार रहे हैं तो वो 1 सीट भी कैसे चली गई? देखिए, कभी कभी होता क्या कि जब सरकार में आप आती हैं तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, आप पब्लिक को ओबलाइज करती हैं। और हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी तुरंत आई है, इंडियन इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध नहीं बहुत काफी बन पाएगा और सरकार गिरी है तो कुछ उनके जो अपने वोटर हैं, आपने ओपीएस की बात किया, कोल्ड पेंशन योजना के जिसको लेने का, ये वहां पे हिमाचल में जो भी चुनाव होता है, जो वहां के सरकारी कर्मचारी हैं वही चुनाव को जीताते हैं और चुनाव को हराते हैं। लेकिन एक मिनट मैं इसलिए आना चाहूंगी क्योंकि वहां पर भी आप जानते हैं कि किस तरीके से लड़ाई चल रही है। आप जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हो, उनके पुत्र हो, जिस तरीके से खुलकर जिस तरीके से उन्होंने खुलकर विरोध जताया। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं दो फाड़ है इस समय हिमाचल प्रदेश में, भले ही ऊपर कांग्रेस आला कमान ने उसको कंट्रोल कर रखा हो। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप 3 सीटें दिखा रहे हैं ये और कम हो सकती है? क्योंकि अभी तो 1.5 से 2 महीने का वक्त है मतदान में। मैंने बताया ना कि देखिए, जो संभावनाएं होती हैं उस पर हम सर्वे नहीं देते हैं, जो पब्लिक के बीच से मुझे ओपिनियन मिलता है और जो डेटा आता है उस पे हम ये करते हैं कि वोट परसेंटेज कितना जा रहा है। अभी तत्कालिक जो हमारा हुआ है 13 मार्च तक का जो हम लोगों ने सर्वे कंप्लीट किया, उसके हिसाब से अभी लग रहा है कि ये स्थितियां बन रही है। चुनाव जब आएंगे और जब उस तरह की चीजें होंगी उसके बाद कोई निर्णय आ सकता है सोमनाथ जी, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो मेट्राइज के सर्वे और जी न्यूज के सर्वे में जो हमने लोगों से सवाल पूछा वो अब आपके सामने लाना जरूरी है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये हमारा सवाल था। इस पर 29% लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को बहुत अधिक फायदा होगा। यानी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कुल मिलाकर रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात हम कह सकते हैं, उससे बीजेपी को बहुत अधिक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक फायदा होने वाले, वो भी लागू होने में वक्त है। बिल्कुल। और जबकि 22% लोगों ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा, वहीं 8% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा। और ये देखिए, ये आपके सामने जो रिजर्वेशन बिल लेकर आई है बीजेपी सरकार, उसका ये आंकड़ा आपके सामने। और अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं, एक सवाल पहले ले लेते हैं इसी उस पर। देखिए, महिलाओं की मैं बात करना चाहूंगी। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। खुद एक महिला हूं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि आरक्षण की मांग बहुत पुरानी मांग है। सभी राजनीतिक दल वादा जरूर करते हैं और बीजेपी ने दे दिया है, लेकिन बना तो बीजेपी ने भी दिया है। ये तो बहुत लंबी दूर की कौड़ी है, लेकिन इस पर फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब महिलाओं को विश्वास हो गया है बीजेपी के ऊपर कि साहब चलिए आज नहीं कल दे ही देंगे।
पंकज जी, शोभना के सवाल में ही मैं सवाल जोड़ देता हूं कि महिला वोट पर इस बार काफी फोकस दिया जा रहा है, चाहे अब वो सब्सटेंस में है या केवल जो है वादों के अंदर है, लेकिन ये महिला वोटर पर फोकस करने में जो दोनों ही गठबंधन है, अगर आप उनकी लार्जर स्ट्रेटेजी देखें तो कैसे एनडीए को बढ़त है और कहां इंडिया गठबंधन चुका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मतदाताओं को इसलिए इस बार बहुत तरजीह देने वाले वादे कर रही है कि उसे पता है कि महंगाई के कारण सबसे ज़्यादा परेशान महिलाएं हैं, और हो सकता है कि इस बार इस कारण से महिलाओं के जो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला करता था वो न मिल पाए। ये एक बड़ा भारी मसला है। अब ये चुनाव के वक्त में थोड़ा गैस के दाम कम कर देना, पेट्रोल के दाम कर देना, तो ये सब ट्रिक्स आजकल कोई महिलाएं इतनी अनजान नहीं रह गई हैं। ठीक है मनोज जी 267 में से सिर्फ 43 महिलाओं को वो दी है उम्मीदवारी उसने बीजेपी ने, और ये 15 से 17% का ये आंकड़ा है, और आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, इतनी भी महिलाएं नहीं शोभना जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप सेंट्रल की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितने स्टेट में सरकारें हैं वहां पे उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया या उनको किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाया। सर्वे में कितनी महिलाओं से राय ली गई? इसमें कम से कम हमारे लग रहा है कि 30,000 से ऊपर महिलाएं हैं जो इसमें भाग ली हैं। आपके पास आंकड़े होंगे, उसको देख लीजिए। प्रमोद जी, आप बड़े तनाव में नजर आ रहे हैं महिलाओं के नाम पर। नहीं, महिलाएं बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, क्योंकि उनकी जो फायदा उनको पहुंचता है, जो स्पेशली जो रूरल इलाके में महिलाएं हैं। तो ये पश्चिम बंगाल का महिला वोट क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता है बीजेपी के लिए? नहीं, पिछली बार बीजेपी 18 सीट तो जीती थी। अब बीजेपी तो अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो 34 साल राज किया था सीपीएम ने, 30 साल राज किया था कांग्रेस, उनको 0 सीट मिली थी। बीजेपी कहीं 3 से 77 पे पहुंच गई थी, वो दूसरी बात है। वो बीजेपी क्यों हारी हो उस पर आप लोगों ने बहुत बस की, हम लोगों ने बहुत बात करी है। अब यहाँ पे जो बात हो रही महिला मतदाता क्यों बीजेपी की तरफ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो डिलीवरी सिस्टम है वो इंश्योर करते हैं कि जिनको जो बेनिफिशियरी है लास्ट तक पहुंचे, ठीक है, बिलफर्ज नहीं हो पाता। ठीक है, अब चलिए जल्दी से अगली स्टेट का रुख कर लेते हैं। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है? तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत दर्ज करने का अनुमान है, यानी इस बार सारी की सारी सीटें 5 की 5 सीटें जो 2019 में भी गई थी वो 2024 में फिर एक बार बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ अन्य उम्मीदवारों का खाता भी नहीं खुल रहा है, और कांग्रेस के लिए बड़ी निराशाजनक स्थिति है, और मुझे दुख भी हो रहा है। मुझे दुख इसलिए भी हो रहा है कि देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई का दिलचस्प होना बेहद जरूरी है। मैं आपके पास पंकज जी आऊंगी इस सवाल के साथ। लोकतंत्र में जो मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो जितना कि सत्ता पक्ष है, लेकिन ये लड़ाई एक तरफा है, और चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव राज्यों के चुनाव हो और चाहे अभी लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के आंकड़े हो, ये एक तरफा लड़ाई क्या चिंतित करने वाली है? निश्चित ही चिंतित करने वाली है, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को जितनी गंभीरता से काम करना चाहिए था उतनी गंभीरता से शायद उन्होंने तालमेल बैठाने का काम नहीं किया, और इस काम में जो पहलकदमी बहुत पहले से होनी चाहिए थी उसमें भी काफी देर हुई। और इंडिया, आपके पास भी आऊंगी, ये सवाल आपको भी लेना है जवाब। राजकिशोर जी, आपको आप पहले अपना पूरा कर लीजिए, पंकज जी अपनी बात पूरी। तो अगर ये थोड़ा और बेहतर तरीके से होता और इसमें कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी थोड़ी और बेहतर तरीके से निभाती, सबसे बड़ा राजनीतिक दल विपक्ष का होने के नाते, तो शायद नतीजे और बेहतर आते। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मतदाता जिस तरह से क्षुब्ध है पूरे देश में अन्यान्य कारणों को लेकर, तो इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और ये जो ओपिनियन पोल के नतीजे हैं ये दूर दूर तक उस सच्चाई के कहीं भी नजदीक नहीं है जो जमीन पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है, और पंजाब का आंकड़ा क्योंकि आ चुका है स्क्रीन पर और आप बोल रहे थे तो मैंने आपकी बात नहीं काटी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है। ये पंजाब का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को यानी 8 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, 13 में से 8 सीटें